एलओसी की काली पहाड़ियों पर उस रात हवा कुछ अलग ही भाषा में फुसफुसा रही थी, जैसे उसे पहले से अंदेशा हो कि आने वाले कुछ घंटे दक्षिण एशिया के इतिहास को बदलने वाले हैं। पहले दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह नापाक हरकतों और साजिशों की परतें खुल रही थीं, उसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसे उबाल तक पहुंचा दिया था जहां अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचा था। कई महीनों से इंटेलिजेंस रिपोर्टें लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। एलओसी के उस पार पीओके की उबड़ खाबड़ घाटियों में ऐसे ठिकाने बन चुके थे जिन्हें सिर्फ आतंक फैलाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कोई साधारण आश्रय नहीं थे, बल्कि तकनीक से भरपूर 24 अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर जो भारत के अंदर घुसपैठ के लिए अंधेरे की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। इन बंकरों का अस्तित्व पाकिस्तान के आधिकारिक दस्तावेजों में कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन सीमा के आर पार फैले अंधकार में यह ऐसे जीवित सुरंगों की तरह सांस लेते थे जिनका ध्येय सिर्फ भारत को चोट पहुंचाना था। बीते कुछ समय से भारत की इंटेलिजेंस उन बंकरों की मूवमेंट, कम्युनिकेशन पैटर्न और रात के रहस्यमयी सिग्नलों को कैप्चर कर रही थी। हर बार जब कोई हल्की सी फ्रीक्वेंसी हवा में गूंजती, उसके पीछे छिपे एक नए षड्यंत्र की परत खुलती। लेकिन भारत खामोश रहा, बिल्कुल खामोश, जैसे रेत में छिपा वह सांप जो पलटवार के लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है। पाकिस्तान को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि भारत ने उन सभी ठिकानों को लॉक कर दिया है। सेना, रो और NTRO की संयुक्त टीम ने एलओसी पर एक ऐसा नेट बिछा दिया था जिसका पता न तो पाकिस्तानी रडार को चला और न ही उनकी खुफिया एजेंसियों को दिल्ली में हुई घटनाओं ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। चैनल पर बने रह भेजे वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप देश के किसी भी कोने से बैठकर के हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपसे एक और अनुरोध है कि आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी लिखिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह समान तरीके, समान टाइमिंग और समान टारगेटिंग पैटर्न दोहराया गया, यह साफ हो गया यह साजिशें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नेटवर्क के धागों से बुनी गई हैं। और जब अमेरिका की तरफ से भी भारत को चेतावनी मिली कि एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां तीव्र गति से बढ़ रही हैं, तब भारत के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों को पता चल गया कि समय आ गया है। भारतीय सेना की तैयारियां कई सप्ताह से जारी थीं, परंतु असली ऑपरेशन का ट्रिगर उसी रात मिला जब एक उच्च तकनीकी ड्रोन ने एलओसी के पार असामान्य हलचल रिकॉर्ड की। चमकते मेटल के ढांचे, गहराई की ओर जाती कई सीढ़ियां और बंकरों के बीच आदान प्रदान होते कुछ ऐसे सिग्नल जो स्पष्ट करते थे कि कोई बड़ा हमला तैयारी में है। भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने ऑपरेशन को एक अनोखे कोड नेम दिया। शून्य बिंदु इस नाम का प्रतीकात्मक अर्थ था, जहां से सब शुरू होता है और जहां सब समाप्त भी हो जाता है। भारतीय वायुसेना, सेना और तकनीकी खुफिया एजेंसियों के बीच एक ऐसा तालमेल बनाया गया कि पूरा प्लान बिल्कुल मशीन की तरह कार्य करे। रात के 2:17 पर कश्मीर की बर्फीली हवा में हल्की कंपकंपी पैदा हुई। यह उस ऑपरेशन की शुरुआत थी जिसे आज तक एलओसी पर भारतीय सेना की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। भारतीय AKSS एयर किनेटिक स्ट्राइक सिस्टम से लैस हाई प्रिसिजन मिसाइलें चुपचाप आसमान में उठीं, लेकिन असली खेल हवा में नहीं, जमीन के अंदर छिपा था। भारत ने पहली बार एलओसी पर डीप पेनिट्रेशन ग्राउंड स्कैनिंग वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया, जिनकी क्षमता यह थी कि वे जमीन के अंदर दबे किसी भी स्ट्रक्चर को बिना आवाज के समाप्त कर दें। जब पहली मार पड़ी तो पाकिस्तान की सेना को महसूस भी नहीं हुआ कि क्या हुआ है। कुछ मिनटों तक अजीब सी चुप्पी छाई रही, जैसे पहाड़ भी यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि उनका दामन किस चीज ने चीर दिया। लेकिन अगले ही पल जब दूसरे और तीसरे स्ट्राइक की गूंज धीरे धीरे आसमान में उठी तो पीओके की धरती कांप उठी। उन 24 बंकरों में से कई इतने गहरे थे कि उन्हें नष्ट करने के लिए साधारण हथियार पर्याप्त नहीं होते, लेकिन भारतीय तकनीक ने यह साबित कर दिया कि अब सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब सिर्फ सीमा पार जाकर हमला करना नहीं है। अब हमला विज्ञान, गति और अदृश्य रणनीति का खेल बन चुका है। पाकिस्तानी सेना की पहली प्रतिक्रिया अजीब और गरीब रही। वे समझ ही नहीं पाए कि हमला किस दिशा से हुआ, रडार क्यों सोए रहे और इंटेलिजेंस ने खतरे को महसूस क्यों नहीं किया। जब तक वे अपनी पोस्टों पर पहुंचे वहां धुआं ही धुआं था।
और उस धुएं में घुली थी एक ऐसी हार की गंध जिसे वे स्वीकार भी नहीं कर सकते थे और नकार भी नहीं। उनके संचार सिस्टम में अचानक ब्लैकआउट शुरू हो गया क्योंकि भारत ने एक ही समय में उनके कई फील्ड कम्युनिकेशन नोड्स को माइक्रोवेव इंटरसेप्टर्स से ब्लॉक कर दिया था। यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि भारत सालों से पीओके की गतिविधियों पर सिर्फ नजर नहीं रख रहा था। भारत हर गतिविधि को डिकोड कर रहा था, हर पैटर्न को समझ रहा था और हर मूवमेंट को भविष्य की घुसपैठ से जोड़ रहा था। इस ऑपरेशन की सबसे शानदार बात यह थी कि इसे अंजाम देते समय सीमा के किसी भी भारतीय गांव को खतरा नहीं हुआ। सब कुछ इतनी सटीकता से हुआ कि न तो पाकिस्तानी रेंजरों ने भारतीय गतिविधि समझी और न ही आतंकी नेटवर्क ने अपने बंकरों में खतरे की आहट महसूस की। जब भारतीय सेना के ड्रोन कैमरों ने उन बंकरों के अंतिम क्षण कैप्चर किए तो दृश्य किसी युद्ध फिल्म जैसा नहीं था। वह दृश्य इतिहास में अंकित होने वाला था। भूमिगत बंकर एक एक कर ध्वस्त होते जा रहे थे। उनमें तेजी से फैल रही आग, गिरते हुए कंक्रीट के टीले और अंदर छिपी सारी आतंकी मशीनरी के ध्वस्त होने का वह नजारा भारत की महीनों की मेहनत का परिणाम था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी था। पाकिस्तान को यह सब तब पता चला जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पूरा कर लिया और अगले 20 मिनट में सभी यूनिट सुरक्षित वापस लौट चुकी थीं। पाकिस्तानी रडारों ने भारतीय किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फ्लाइट को ट्रैक नहीं किया। यह कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन सच यह है कि भारत ने इस ऑपरेशन में एक नई तकनीक का प्रयोग किया, फैंटम विंग डिस्टर्शन, जो मिसाइलों के सिग्नल को आसमान में अदृश्य कर देता है। पाकिस्तान आज भी यही सोच रहा है कि हमला पहाड़ों ने किया या सितारों ने। पहले दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नापाक हरकतें, साजिशें भारत के खिलाफ रची गईं, उसका जवाब तो भारत को देना ही था। भारत की सेना की तरफ से लगातार पीओके और एलओसी पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है एलओसी के पास से, जहां पर भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल चुकी है। या यूं कह लीजिए, भारतीय सेना ने अब तक के सबसे बड़े और अहम ठिकाने को ध्वस्त करने में कामयाबी पाई है और अब तक का यह भारत की तरफ से एलओसी पर सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि लगभग 24 सीक्रेट बंकरों को, जो कि यह बंकर भारत में इलीगली यानी गलत तरीके से घुसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन बंकरों को सीधा निशाना बनाते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। और यह ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन पर भारत की नजर काफी दिन पहले से टिकी हुई थी। भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार इन ठिकानों को ट्रेस किया जा रहा था। भारत की इंटेलिजेंस लगातार इन ठिकानों की स्थिति और यहां पर होने वाली मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी और इस कैप्चर के साथ ही भारत ने स्पष्ट किया था कि इन जगहों को लॉक किया जाएगा और इसके बाद भारत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। इस बात का जरा सी भी भनक पाक को नहीं थी। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार भारत की तरफ बढ़ रही इन सभी गतिविधियों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। भारत के उत्तरी सैन्य मुख्यालय में पिछले कई हफ्तों से जिस खामोशी और अनुशासित गोपनीयता का वातावरण देखा जा रहा था, उसका असली कारण अब उपग्रहों की ताज़ा तस्वीरों से स्पष्ट होने लगा था। भारतीय सैटेलाइट इमेजरी में साफ देखा जा सकता था कि नियंत्रण रेखा के लगभग पूरे विस्तार में भारत की ओर से तेज और लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही थीं। सेना की कई डिवीजनों को रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया गया था और विभिन्न सेक्टरों में भारत ने लगभग 60,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया था। इन सैनिकों की तैनाती सामान्य सैन्य बदलाव नहीं थी। ये ऐसे सेक्टर थे जहां भारत ने लंबे समय से स्थायी तैनाती नहीं रखी थी। कई चौकियां जो पिछले 2 दशकों से सिर्फ निगरानी बिंदुओं के रूप में रह गई थीं, अचानक से एक एक करके सक्रिय होने लगीं। इन चौकियों पर भारी मात्रा में इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया। इन गतिविधियों से स्पष्ट था कि भारत सिर्फ सीमाओं की निगरानी नहीं कर रहा, बल्कि किसी बड़े सैन्य अभियान की अंतिम तैयारियों के चरण में था। इन तैनातियों के साथ साथ भारत ने भारी सैन्य हार्डवेयर भी सीमा के नजदीक पहुंचा दिया था। टैंक रेजिमेंटों की मूवमेंट उपग्रहों से नजर आ रही थी और कई इलाकों में K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम रात के अंधेरे में अपनी पोजीशनें ले रहे थे। टैंक और आर्टिलरी की तैनाती का पैटर्न स्पष्ट संकेत दे रहा था कि यह किसी सीमित जवाबी कार्रवाई की तैयारी नहीं, बल्कि एक पूर्ण पैमाने वाला मल्टी फ्रंट अटैक प्लान है। इतना ही नहीं,
भारत ने पहली बार फ्रंटलाइन सेक्टरों में लंबी दूरी के मोर्टार रिएक्टिव फायर सपोर्ट सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया था, जो पिछले 48 घंटों में लगातार एक एक करके सामरिक लक्ष्यों को चिन्हित कर रहा था। यह सब कुछ इतनी शांति और सटीकता से अंजाम दिया जा रहा था कि पाकिस्तान को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने किस शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती कर दी है। पाकिस्तानी नेतृत्व को अंदेशा था कि भारत शायद एक बार फिर से किसी सीमित एयर स्ट्राइक या कमांडो ऑपरेशन के जरिए कुछ ठिकानों को निशाना बनाएगा, जैसा वह पहले भी कर चुका है। पाकिस्तान की सेना को लगता था कि यह भारत की सामान्य पलटवार नीति का हिस्सा होगा। किसी आतंकी घटना या सीमा उल्लंघन के बाद कुछ टारगेट्स को नष्ट करना और फिर माहौल शांत हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसी आशंका में डूबा था। दुनिया की अधिकतर महाशक्तियां निगरानी कर रही थीं कि दक्षिण एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है, पर उन्हें भी लग रहा था कि यह एक सीमित दायरे वाली टकराव की स्थिति ही होगी। लेकिन इस बार भारत ने न रणनीतिक बयानबाजी की, न सीमाओं पर तनाव को प्रचारित किया। इस बार भारत ने कोई दिखावा नहीं किया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न आधिकारिक बयान, न युद्धोन्माद। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांत रखते हुए भारत ने अपने सबसे गोपनीय और निर्णायक सैन्य ऑपरेशन को डीप कोवर्ट स्टेटस में सक्रिय कर दिया। भारत का यह ऑपरेशन था सिंदूर 2.0, जो आधिकारिक रूप से गोपनीय रखा गया था। इस ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी ऑपरेशन त्रिशूल, जिसके तहत भारतीय सेना उन सभी आतंकवादी कैंपों, लॉन्च पैड्स, कमांड संरचनाओं और इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स को जड़ से खत्म करने की योजना पर काम कर रही थी, जिनका उपयोग पीओके में पाकिस्तान की आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां लंबे समय से करती आई थीं। यह अभियान सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, यह भारत की ओर से सीमा पार आतंकवाद की जड़ को उखाड़ फेंकने की रणनीति थी, जो एक दशक से तैयार की जा रही थी। भारत को पता था कि सीमित ऑपरेशन से समस्या हल नहीं होगी, इसलिए इस बार भारत ने एक पूर्ण निर्णायक सैन्य समाधान चुन लिया था। पूरी दुनिया को नजरअंदाज करते हुए भारतीय सेना ने तय कर लिया कि टाइम फॉर फाइनल कोर्स करेक्शन आ चुका है। पिछले 48 घंटों में भारत ने पीओके के भीतर गहरी पैठ बनाते हुए कई सामरिक ऊंचाइयों, घाटी मार्गों और प्रमुख इंटेलिजेंस पोजीशन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। भारतीय कमांडिंग यूनिट्स अब सीधे पीओके के अंदर ऑपरेट कर रही थीं, जो दशकों में पहली बार हुआ था। पाकिस्तानी सेना इस तेज और सटीक घुसपैठ से हैरान रह गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि भारत ने इतनी कम समय में इतनी विशाल मूवमेंट कैसे की। नेटवर्क जैमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन को लगभग आधा अधूरा कर दिया था। इसी दौरान भारत ने अपने सबसे उन्नत फाइटर जेट राफेल को भी सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। राफेल को सीमित परिस्थितियों में ही एलओसी के पास तैनात किया जाता है, लेकिन इस बार यह अलग था। राफेल फ्लीट को हाई इंटेंसिटी क्विक स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए सक्रिय किया गया था। ये जेट्स लो फ्लाइंग इंटेलिजेंस मिशन, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और दुश्मन की रडार डिफेंस को अंधा करने के लिए काम कर रहे थे। राफेल के SCA-LP मिसाइल सिस्टम ने उन ठिकानों को घेर लिया था जहां पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी और रीइंफोर्समेंट यूनिट्स को जमा कर रहा था। अब पहली बार भारत ने स्पष्ट संदेश दिया था, यह सिर्फ चेतावनी नहीं, निर्णायक कार्रवाई है। पीओके की ऊंचाइयों में भारतीय कमांडोज ने कई लॉन्च पैड्स को एक के बाद एक नष्ट कर दिया। कई स्थानों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के द्वारा छुपाए गए बंकरों, सुरंगों और हथियार डिपो तक पहुंचकर उन्हें विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और पारा SF ने मिलकर आतंकियों और पाकिस्तानी रेंजर्स के गुप्त अड्डों को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तानी सेना का पीओके में नियंत्रण टूटने लगा। भारतीय सेना की यह तेज कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान के स्थानीय कमांड सेंटर्स भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति में आ गए। ऑपरेशन त्रिशूल का मुख्य उद्देश्य था पीओके में सक्रिय हर उस ठिकाने को खत्म करना जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। भारतीय सेना ने रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रूट्स पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कई स्थानों पर भारतीय झंडा उन पहाड़ियों पर लहरा रहा था जिन्हें पहले सिर्फ दुश्मन के कब्जे में माना जाता था। सिग्नल इंटेलिजेंस के अनुसार पाकिस्तान सेना कई सेक्टरों में पीछे हट रही थी और कुछ सेक्टरों में प्रतिरोध की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत की रणनीतिक बढ़त इतनी अधिक थी कि पाक सेना खुद को कमजोर और घिरा हुआ महसूस कर रही थी। भारत ने यह पूरा ऑपरेशन इतनी शांति, सटीकता और तेजी से अंजाम दिया कि दुनिया को इसका अंदाजा सिर्फ समाचार एजेंसियों के अनवेरिफाइड ब्रेकिंग संदेशों से ही लग रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि यह किसी सीमित टकराव का हिस्सा है या दक्षिण एशिया में युद्ध की शुरुआत। लेकिन भारत की ओर से पूर्ण खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले का संकेत देती है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की यह तेज कार्रवाई भारत की रणनीतिक क्षमता, इंटेलिजेंस के कुशल उपयोग, आधुनिक युद्धक तकनीक और सैन्य नेतृत्व की दृढ़ता का प्रमाण थी। दुनिया समझ रही थी कि अब यह संघर्ष पुरानी सीमाओं का खेल नहीं रहा। यह भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ था, जहां वह आतंकवाद और सीमा पार हमलों को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। पाकिस्तान अब सिर्फ यह सोच रहा था कि आखिर उसने किस साहसी और शक्तिशाली पड़ोसी को कमजोर समझने की गलती कर दी और उस गलती की कीमत उसे आने वाले दिनों में कितनी भारी चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा शायद उसे अभी भी नहीं था। भारत लगातार अब अपनी सैटेलाइट इमेज में साफ पता चल रहा था कि भारत की तरफ से लगातार सेना आगे बढ़ रही है। एनओसी पर भारत लगभग 60,000 से ज्यादा अपनी सेना उतार चुकी है। भारत ने लगातार उन चौकियों को भी एक्टिवेट किया जिन चौकियों पर भारत लंबे समय से अपनी सेना को नहीं उतार रहा था। उन जगहों पर भी भारत ने भीषण मात्रा में सेना को उतारा, जिसके बाद भारत की तरफ से टैंक और आर्टरीज, यहां तक कि मोटर सिस्टम तक को लॉन्च किया गया और इसके बाद से कहूं भारत ने इनको ट्रिगर किया था। भारत लगातार पिछले 48 घंटों से इन सभी ठिकानों को चुन चुन करके एक एक करके इकट्ठा कर रहा था, जिसके बाद भारत की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पाक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती कर रहा है। पाक को लगा था कि एक बार फिर से भारत को स्ट्राइक करेगा और कुछ ठिकानों को नष्ट करेगा। इसके बाद भारत फिर से शांत हो जाएगा। पूरी दुनिया भी इसी पीस पर नजरें टिकाए हुई थी। लेकिन इस बार भारत ने पूरी दुनिया के सामने कोई बड़ा दिखावा ना करते हुए, कोई बड़ा अचीवमेंट और अपनी तरफ से कोई बड़ा बात ना कहते हुए भारत में सीक्रेटली ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। भारत का ऑपरेशन इस वक्त सिंदूर 2.0 एक्टिव है, जिसके अंदर भारत ऑपरेशन त्रिशूल चला रहा है और यह ऑपरेशन त्रिशूल उन सभी गया ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत पीओके के अंदर भारतीय सेना पहुंच चुकी है और यहां पर भारतीय सेना लगातार मोर्चा संभाल चुकी है। यहां पर लगातार भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फाइटर जेट जो भारत बहुत आकस्मिक कंडीशन में ही अब एलओसी के पास उतारता है, लेकिन इस वक्त भारत लगातार लगभग 3 दिनों से एलओसी पर अपने इन राफेल फाइटर जेट और सुखोई को तैनात कर रखा है, जो घाटियों वादियों की एक एक क्षण की निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सैटेलाइट इमेज से भी कई बड़ी जगहों को निशाना बनाते हुए टारगेट किया है। इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बाद पीओके का हाल बेहाल हो चुका है। पाक अपनी स्थिति पर पूरी तरीके से टिक नहीं पा रहा है। हाल यह बन चुका है कि पाक के एलओसी के आसपास करीब के स्थितियों पर कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। ये ब्लैकर कुछ और नहीं बल्कि उन जगहों को बचाने के लिए किया जा रहा है जिन जगहों पर भारत लगातार निशाना साध रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है अमेरिका की तरफ से, इस पर बहुत बड़ा बयान आया है। पिछले 3 दिनों से एलओसी पर जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसने न केवल भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान बल्कि वैश्विक रणनीतिक हलकों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत द्वारा राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की अग्रिम तैनाती, घाटियों और पहाड़ी दर्रों की 24 घंटे निगरानी और इसके साथ ग्रह आधारित टारगेटिंग मिशनों की सक्रियता, यह सब मिलकर एक बड़े भू रणनीतिक संदेश की ओर इशारा करता है। बीते 72 घंटों में इंटेलिजेंस संबंधी इनपुट, सीमा पार से हुई हलचल और पीओके की तरफ अचानक हुए ब्लैकआउट ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है। सवाल यह नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि क्यों हो रहा है। और इस पूरी स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विशेषकर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या संकेत देती है। भारत की ओर से राफेल और सुखोई 30 MKI की तैनाती कोई सामान्य सैन्य मूवमेंट नहीं है। यह संदेश है कि भारत अब किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि का जवाब केवल रक्षात्मक ढंग से देने के बजाय निर्णायक और सक्रिय रणनीति अपना रहा है। राफेल की एयर सुपीरियरिटी क्षमता, उसका मीटियर मिसाइल सिस्टम, स्कैल्प गहरी मारक क्षमता वाले मिसाइल और सुखोई 30 MKI की लंबी दूरी ऑपरेशनल सहजता,
इन दोनों का संयुक्त उपयोग भारतीय वायुसेना को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जो एलओसी से कहीं ज्यादा गहरे इलाकों में भी सटीक और त्वरित कार्रवाई की अनुमति देता है। इसी दौरान उपग्रह चित्रों का उपयोग और लक्ष्य चयन की प्रक्रिया ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारत की निगरानी केवल सीमा पार के पोस्टों तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर कई ऐसे क्षेत्रों को ट्रैक किया जा रहा है जहां हाल के हफ्तों में असामान्य सैन्य गतिविधियां देखी गई थीं। भारतीय सैटेलाइट, कार्टोसैट, आरआईएसएटी और अन्य ऑप्टिकल तथा सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रह लगातार उन इलाकों के हाई रेजोल्यूशन इमेज भेज रहे हैं जिनके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि वहां या तो पाकिस्तान की सेना अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा कर रही है या कुछ ऐसे मॉड्यूल्स एक्टिव हो रहे हैं जिन्हें भारत पूर्व में भी चिंतित दृष्टि से देखता रहा है। उधर पीओके में अचानक हुए ब्लैकआउट ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। स्थानीय रिपोर्टों, खुले स्रोत इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मॉनिटरिंग में यह दिखाई दे रहा है कि ब्लैकआउट किसी तकनीकी समस्या का परिणाम नहीं बल्कि एक सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया है। इसके दो प्रमुख कारण विशेषज्ञ बताते हैं। पहला, भारत के ड्रोन और उपग्रह लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में अंधेरे में सैन्य संपत्तियों को शिफ्ट करना या किसी संभावित हमले से उन्हें छिपाना पाकिस्तान के लिए आसान माना जाता है। दूसरा, सीमावर्ती इलाकों में संचार को बाधित कर किसी भी सूचनात्मक लीक को रोकना पाकिस्तान की सेना की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ऐसे समय में स्थानीय आबादी से सूचनाएं बाहर निकलने का जोखिम रहता है। यह स्थिति पाकिस्तान को और अस्थिर करती है, क्योंकि ब्लैकआउट अक्सर तब लागू होता है जब या तो कोई सैन्य संरचना जोखिम में हो या किसी संभावित हमले की आशंका हो। इस बीच एलओसी के आसपास सेना की तैनाती में अचानक वृद्धि से भी संकेत मिल रहा है कि माहौल जितना दिखाई दे रहा है उससे अधिक जटिल है। भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों में गतिविधि बढ़ी है और कई ऐसे बिंदुओं पर हाई अलर्ट है जहां से घुसपैठ की पहले भी कोशिशें होती रही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियां बढ़ी थीं, जिन्हें भारत ने कई बार मार गिराया। इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान की ओर से किसी बड़े पैमाने पर खुफिया जुटाव या घुसपैठ की तैयारी चल रही थी। इन सभी घटनाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अमेरिका ने इस परिस्थिति को लेकर बयान जारी किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर पूर्ण अधिकार है और अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने वाली गतिविधियों को लेकर गंभीर है। यह बयान दो कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला, अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी गतिविधियों पर सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीमा पार आतंकी ढांचे, घुसपैठ और उकसाने वाली सैन्य तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक है। यह संकेत था कि अमेरिका भारत का पक्ष समझ रहा है। दूसरा, अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग अत्यधिक मजबूत हुआ है। F-414 इंजन प्रोजेक्ट, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद और इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की सामरिक साझेदारी, ये सभी तत्व अमेरिका को इस मामले में भारत के प्रति अधिक सहानुभूतिशील बनाते हैं। इस बयान का रणनीतिक प्रभाव यह है कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि वह अब पहले की तरह एलओसी पर तनाव बढ़ाकर बड़े देशों का समर्थन नहीं जुटा सकता। चीन की ओर से भी इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, जो यह दिखाती है कि क्षेत्रीय शक्ति समीकरण इस समय भारत की ओर झुका हुआ है। भारत की इस पूरे ऑपरेशनल तैयारी का एक और बड़ा पहलू है रियल टाइम इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। राफेल और सुखोई की उड़ानें केवल फ्लाई पेट्रोल नहीं है, वे डेटा इकट्ठा कर उसे ग्राउंड स्टेशनों से साझा कर रही हैं। आधुनिक एएसए राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लिटनिंग पॉड के माध्यम से भारत सीमा पार की गतिविधियों का अत्यंत विस्तृत डिजिटल मैप तैयार कर रहा है। यह डिजिटल मैपिंग भारतीय सेना को जमीनी कार्रवाई की तैयारी में और अधिक प्रभावी बनाती है। इसके अलावा भारत ने इस बार अपनी रणनीतिक मुद्रा बदल दी है। अब वह केवल घुसपैठ रोकने या आतंकियों के लॉन्च पैड को नष्ट करने पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि असामान्य सैन्य संरचनाओं और सपोर्ट सिस्टम्स को भी टारगेटिंग की संभावनाओं में शामिल कर रहा है।
यह परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत अब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह त्वरित, सटीक और सीमित क्षेत्रीय सामरिक प्रहार को अपनी नीति का हिस्सा मान चुका है। यह वही संदेश है जिसे पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं दिखता और इसी कारण उसकी घबराहट पीओके के अंधेरे में साफ दिखाई देती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया के बाद क्षेत्रीय समीकरण में यह भी देखा गया कि अफगान सीमा के आसपास पाकिस्तान ने अपनी कुछ यूनिट्स को शिफ्ट किया है, जो साफ दर्शाता है कि वह दो फ्रंट तनाव झेलने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति और आईएमएफ की शर्तों ने उसे पहले ही काफी कमजोर कर दिया है। ऐसे में एलओसी पर भारत की आक्रामक मुद्रा उसके लिए रणनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण है। भारत की ओर से लगातार की जा रही निगरानी इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में स्थिति या तो शांत हो सकती है यदि पाकिस्तान पीछे हटता है, या फिर भारत किसी निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दे सकता है।